हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। और जैसा कि मैंने एक क्लास कल दी थी आपको मैप के थ्रू ही दोस्तों, अब ये मैप के थ्रू ही सिंधु नदी तंत्र को मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। साथ में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कहां से नदियां निकलती है और दोस्तों कहां पर ये गिर जाती है। तो दोनों नदियों के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। उनकी जो सहायक नदियां है वो भी मैपिंग के थ्रू मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जीएस में ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी और मैप के थ्रू एक एक बात मैं आपको इसमें बता दूंगा। थ्योरेटिकल कुछ नहीं होगा दोस्तों, सारा सारा जो है इसी के माध्यम से आपका होगा मैप के थ्रू। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दोस्तों बताना चालू कर लेता हूं। ठीक है, देखिए चलिए देर ना करते हुए शुरुआत कर देते हैं। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। हमारी जो सिंधु नदी तंत्र है वो 3 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। हाँ, 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश आपका चीन हो गया दोस्तों, दूसरा भारत हो गया और तीसरा आपका दोस्तों यहां पर पाकिस्तान। और पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों कहां गिर जाती है सिंधु नदी? अरब सागर में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, ये होते हुए ऐसे आती है। अर्थात पहले चीन से निकली, चीन से निकलते हुए दोस्तों भारत में प्रवेश करी, भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों कहां जाती है? अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। जो सिंधु नदी है वो चीन यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर आती है दोस्तों, जहां पर राकास्ताल झील भी पड़ती है। तो ये मानसरोवर झील से निकलकर आती है दोस्तों, और भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए इसकी 5 सहायक नदियां भी है दोस्तों, जिसमें आपको देखिए कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सतलुज, ये टोटल कितनी नदी हो गई? 5 नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मैंने ये देखिए जब भारत में कोई आती है तो दोस्तों ये लद्दाख के लेह शहर इसी के तट पर बसा हुआ है ना। लद्दाख से होते हुए ये आती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अर्थात मैं यूं कहूं कि जो लेह शहर लद्दाख का वो सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं किसकी? इनकी सहायक नदी होगी। देखिए इसकी 5 सहायक नदी बती: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब देखिए क्या होता है कि इनका संगम किस किससे, यानी झेलम का संगम किससे होता है, चिनाब का संगम किससे होता है, रावी का संगम किससे होता है, व्यास का संगम किससे होता है, सतलुज का संगम किससे होता है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों झेलम नदी की। यानी झेलम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? वो चिनाब की सहायक नदी है। वैसे तो ये पांचों की पांचों सहायक नदी तो कहलाती है सिंधु नदी की, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये डायरेक्ट झेलम नदी कभी भी जो है सिंधु नदी से नहीं मिलती है दोस्तों, ये चिनाब नदी से मिल जाती है बीच में ही। और चिनाब नदी कहां मिल जाती है? ये पाकिस्तान के झुंग जिले के त्रिमुम में इनका संगम हो जाता है चिनाब से दोस्तों। एक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, ये लिख रखा, झिंग जिले के त्रिमुम क्षेत्र में इनका संगम हो जाता है। किसका? झेलम और चिनाब का। कहिए झेलम नदी निकलती कहां से बच्चे? झेलम नदी जो है वो, झेलम नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो झेलम नदी निकलती है आपकी बैरीनाग झील से निकलती है दोस्तों। बैरीनाग झील कहां पड़ता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो बैरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। और कहां पर मिल जाती है चिनाब नदी से? वो चिनाब नदी से कहां पर मिल जाती है? पाकिस्तान के झुंग जिले के त्रिमुम क्षेत्र में यहां पर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं चिनाब नदी की। दोस्तों चिनाब नदी जो है ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है दोस्तों। तो चिनाब नदी दोस्तों कहां से निकलती है? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों, 12 लच्चा दर्रे से। हाँ दोस्तों, ये जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों। और कहां से निकलती है? कौन से दर्रे से निकलती है? 12 लच्चा दर्रे से ये निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये मिलती कहां है? तो दोस्तों ये जो जाके गिर जाती है कहां पर? ये गिर जाती है यानी सिंधु नदी से यहां पर मिल जाती है, जो कि मिथनकोट वाले, यानी पाकिस्तान के मिथनकोट वाले क्षेत्र में ये दोस्तों इनका संगम हो जाता है सिंधु का और किसका? चिनाब नदी का। ठीक है दोस्तों, आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली नदी है रावी नदी, सॉरी अगली नदी है रावी। देखिए रावी नदी भी क्या करती है कि ये चिनाब नदी से ही मिल जाती है, यानी उद्गम स्थल रावी नदी है, जो कि रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से दोस्तों। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से ये भी निकलती है। यानी रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और कहां मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है, वो भी पाकिस्तान के अहमदपुर वाले क्षेत्र पर मिल जाती है दोस्तों। और एक और खास बात ये बता दूं मैं आपको दोस्तों, जो रावी नदी है इसी के तट पर पाकिस्तान का लाहौर शहर बसा हुआ है, लिखा हुआ है दोस्तों मैंने। और झेलम नदी की भी बात करें तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यास नदी। व्यास नदी देखिए ये भी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश से ये भी निकलती है। तो दोस्तों कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से ही ये भी निकलती है दोस्तों।
और कहां से निकलते हैं? रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से व्यास नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और उसका मुहावना अर्थात मिल कहां जाती है? तो यही सतलुज नदी से मिल जाती है दोस्तों, जो कि सतलुज नदी भी चेनाब नदी की सहायक नदी है। तो अब यूं मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताऊं कि वह कौन सी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में खत्म हो जाती है दोस्तों, वो व्यास नदी है दोस्तों। कौन सी है? व्यास नदी, की भारत से निकली और भारत में खत्म हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जो व्यास नदी है वो सतलुज नदी से कहां पर संगम करती है? वो पंजाब के हरी के क्षेत्र में जो है संगम करती है दोस्तों। और यहां से ही भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नहर, सॉरी नदी नहीं नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन से दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों यहां पर सतलुज नदी। अब देखिए, एक तो हो गई आपकी सिंधु नदी, एक हो गई सतलुज नदी। सतलुज नदी भी भारत के 3 देशों से होकर जाती है दोस्तों, जिसमें पहला देश आपका भारत हो गया, उसके बाद सॉरी यहां पर भारत कह लीजिए, दूसरा चीन हो गया, और तीसरा यहां पर पाकिस्तान हो गया दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये भी मानसरोवर झील से निकल कर आते हैं दोस्तों, दो नदी मानसरोवर झील से निकल कर आती है दोस्तों, जिसमें पहली नदी सिंधु नदी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई बच्चे? यहां पर सतलुज नदी हो गई। अब सतलुज नदी जब चली तो ये भारत से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में चिनाब नदी से संगम करती है दोस्तों। किससे करती है? चिनाब नदी से संगम करती है। और चिनाब नदी में कहां पर पड़ती है? मुजफ्फरगढ़ जिले के उच्च शरीफ पर, उच्च शरीफ में इनका संगम हो जाता है। किस किस का दोस्तों? किस किस का संगम हो जाता है? सतलुज और चिनाब नदी का संगम हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, व्यास नदी को छोड़कर बाकी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, उन सभी का जो मुहावना है वो चिनाब नदी है दोस्तों। मतलब यूं कह लीजिए कि झेलम भी चिनाब में गिर जाती है, उसके बाद रावी भी चिनाब में गिर जाती है, सतलुज नदी भी जो है चिनाब में गिर जाती है दोस्तों। और आप सभी जानते होंगे उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए, ये जो सतलुज नदी है इस पर भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है दोस्तों। आपको याद होगा कि सतलुज नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, ये परियोजना कह लीजिए उस चीज को। और देखिए ये कहां पड़ता है? वो पंजाब के अंदर इसका जिक्र आता है। देखिए पंजाब में ही ये भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इतना बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर, और फिर देखिए क्या होता है, जब मिल जाते हैं उसके बाद सिंधु नदी आगे निकल जाती है और क्या होता है दोस्तों? अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, यानी भारत के 2 राज्यों में प्रवेश करते हैं, जिसका पहला राज्य में लिखा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम से प्रवेश करते हुए दोस्तों बांग्लादेश में गिर जाती है। अब यहां पर कुछ खास पॉइंट यह है कि भाई जब ये मतलब टोटल इसकी कुल लंबाई तो देखिए टोटल होती है 2900 किलोमीटर। मतलब कुल लंबाई बांग्लादेश बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाते हैं, टोटल जो लंबाई है इसकी वो 2900 किलोमीटर दोस्तों। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में इसकी जो लंबाई है वो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि जब ये चीन में होती है तो दोस्तों इसके अलग अलग नाम होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। अब देखिए जब ये चीन में होती है तो उसको पुकारते हैं यारलुक सांगपो। किस नाम से पुकारते हैं? यारलुक सांगपो के नाम से दोस्तों इसको पुकारते हैं। उसके बाद यहां पर जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, और असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों। अब यहां पर मैं बताऊं, जब अरुणाचल में प्रवेश करते हैं तो अरुणाचल वाले इस नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो दिहांग नदी के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। किस नाम से पुकारते हैं? दिहांग नदी के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। और यहां पर मैं असम की बात करूं, जब ये असम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही पुकारते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? जब असम में आ जाती है भारत के तो दोस्तों असम में पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से, अरुणाचल में पुकारते हैं दिहांग के नाम से। फिर आ जाते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश वाले इस नदी को किस नाम से पुकारते हैं बच्चे? ये पुकारते हैं जमुना के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? जमुना के नाम से। जब मैं अभी गंगा नदी तंत्र का मैंने आपको कराया था कल, वहां पर मैंने आपने देखा था कि लास्ट वो जो 2 नदियां थी वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पद्मा के नाम से, एक हुगली नदी के नाम से। अब जो पद्मा नदी है जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में थी, वो इससे ही जमुना नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। जब मिल जाती है, मिलने के बाद वो आगे बन जाती है मेघना नदी, और मेघना नदी आगे चलकर वो मेघना नदी, और फिर उसके बाद वो क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बना देती है, और सुंदरवन का डेल्टा बनाने के बाद बंगाली खाड़ी में चली जाती है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और एक और बात, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। तो ये कुछ तो दोस्तों फैक्ट थे, जितना मैंने कोशिश करी मैंने आपको बताया है। और एक और बात रह गई,
जो आपने देखा होगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों। 1960 के अंदर जो सिंधु जल समझौता था ये क्या था दोस्तों? अब ये था कि जब भारत आजाद हो गया था, यानी पाकिस्तान और भारत दो अधिराज्य बना दिए गए थे, उसके बाद पाकिस्तान वालों को ये डर रहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि क्योंकि सिंधु नदी और बाकी सभी नदियों का पानी जो है भारत से होते हुए जाता है, तो पाकिस्तान को ये डर रहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भारत वाले उस पानी को रोक दे दोस्तों। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक समझौता हुआ। उस समझौता के तहत मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अयूब खान, क्या नाम था? अयूब खान। और भारत के दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, 1960 की बात हो रही दोस्तों, उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो उनके बीच एक समझौता हुआ, इसको बोलते हैं 1960 सिंधु जल समझौता, जिसमें यह समझौता में ये बात रखी गई कि जी ऊपर की 3 नदियों का पानी, ऊपर की 3 नदियों कौन कौन से दोस्तों? सिंधु, झेलम और चिनाब, नदियों का जो अधिकार होगा दोस्तों पाकिस्तान का होगा। और नीचे की जो 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, व्यास और दोस्तों सतलुज। दोस्तों सतलुज, इनका जो अधिकार होगा वो भारत का होगा। तो ये एक समझौता था 1960 सिंधु जल समझौता था दोस्तों, जो कि एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का एक जो है समझौता था। ठीक है, उस समझौते में ऊपर की जो 3 नदियां थी, यानी ये वाली सिंधु नदी दोस्तों, ये सिंधु नदी और झेलम और चिनाब पर अधिकार दे दिया गया पाकिस्तान को, और नीचे का जो अधिकार था वो दे दिया गया किसको? भारत को। और अधिक जानने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर बन जाओगे तो दोस्तों हम इससे भी और बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाए तो। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों। अभी मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन फिलहाल आप इतने रखिए ताकि आगे फिर समझने में मदद मिले। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, और ताकि हम उसमें ज़्यादा मोटिवेट हो। और दूसरी बात, लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।